बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ अपोजिशन की पीडीएम में इख्तलाफात शदीद होते चले जा रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएमएलएन को खरी खरी सुना दी। ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ दोस्तों से यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी हजम नहीं हो रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तब्दीली चाहती है। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उन्होंने कहा कि पंजाब में हमजा शहबाज हैं, उनसे राब्ता भी हुआ बिलावल साहब का। वो चाहते हैं कि वहां पर वजीर आला की तब्दीली जो है वो किसी तरीके से मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी पीडीएम की जमातें हैं, मिसाल के तौर पे आज पीडीएम की 5 जमातों का एक इजलास हुआ। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी, JUIF थी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP मैंगल। इन्होंने सेनेट में अपने 27 सेनेटर्स को अलग कर दिया। ऑपोजिशन का ब्लॉक अलग से बनाने की वहां पर बात हुई, जिसकी सरबराही जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ करेंगे। और इसमें ऑब्वियसली ANP को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल नहीं किया गया। इस बात पर गुस्सा है कि क्यों इन्होंने बाप से वोट लिया। आज इस इजलास में इस पर बात की गई। साथ ही साथ ANP और पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस भिजवाने का भी जो फैसला है वो भी हमारे सामने आया है इन जमातों की तरफ से। वो कहते हैं कि जी बताया जाए कि ऐसा क्यों किया गया। सो ये तो आपस की लड़ाई चल ही रही है। इसमें आगे जाके क्या होगा उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे उस अहम इशू से जो हर दौर में अवाम का बहुत ही अहम मसला रहा है। चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, या किसी डिक्टेटर की हुकूमत हो, या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवाम किसी भी हुकूमत से सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमें किस किस्म का रिलीफ दिया जा रहा है। और इस वक्त भी सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। हुकूमत एक तरफ ये बताती है कि जितने भी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमारी फेवर में हैं और वो बड़े अच्छे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे वजीर तिजारत हैं, उन्होंने कहा कि 10 साल के बाद बरामदात मुल्क में सबसे ज़्यादा हुई हैं। $345.2 मिलियन उन्होंने कहा कि हो गई हैं। रज़ाक दाऊद साहब का ये स्टेटमेंट आया। दूसरी तरफ अभी पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि डॉलर जो है वो नीचे गया, तो भी ये कहा गया कि ये इस हुकूमत की कामयाबी है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम आवाम को डायरेक्ट जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है उनका अहवाल आपको बताएं, जिसमें चीनी है, आटा है, घी है, वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं जिससे आवाम ऑब्वियसली तंग आ रहे हैं। हर रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं। ये हुकूमती अपना इदारा है, इदारा शुमारियात स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो, उनके अपने ये फिगर्स हैं दिए हुए जो कहते हैं कि मुल्क में जो हफ्तावार हर हफ्ते इनकी तरफ से ये रिपोर्ट सामने आती है, उसमें इन्होंने कहा है कि 17.21% पर महंगाई पहुंच गई है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। आगे रमज़ान का महीना आने वाला है, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अभी रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ तो महंगाई इस कदर बढ़ गई है, आगे क्या होगा। मेहमानों का पहले तारुफ करवा दूँ, लेकिन आज प्रोग्राम का जो आगाज़ हम करेंगे वो अवाम की राय से करेंगे। हमारे साथ फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, आप MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप तीनों को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों से, कराची के इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से, कराची के, लाहौर के, फैसलाबाद के, जो कि ऑब्वियसली फ़ारूक हबीब साहब जहाँ मौजूद हैं उनका अपना शहर है, कोयटा के, पेशावर के अवाम क्या कह रही है इस महंगाई को लेकर, पहले तो वो आपको सुनाएंगे। महंगाई इन्नी होगी कि गरीब आदमी जो रोटी तो मुश्किल होया पिया। आज तो साल से 2 साल पहला सी 10 रुपए दी 30 रुपए दी हुई पई है। गरीबों को बहुत तंग किया हुआ है, बहुत जलील हो रहे हैं, कहीं से खर्चा पूरा नहीं हो रहा। 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल में जो है वो मतवसत तबका जो है वो सारा पिस गया है। हम ये इन्होंने लंगर खाने खोल के कहा कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। ये अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट ये है कि हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड करें। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, हमें इससे क्या लेना देना है कि जो भी है गवर्नमेंट कर रही है। अब ठीक है, रमजान आ गया, देखना अभी हाथ टूटेगा लोगों पे। तो पहले तो ये था कि चलो गरीब आदमी कम से कम रोटी तो खा लेता था ना। अभी तो आटा, चीनी, घी इतना महंगा है कि बस वो
सोच से बाहर है। तो बाकी ये कि पहले की हुकूमतें थी हमारी तरफ से कर्जे लेते थे कुछ भी कर, लेकिन गरीब आवाम को कोई परेशानी नहीं थी। मेरा ख्याल है पीडीए को सोचना भी गुनाह है, वोट तो देना दूर का, सोचना भी नहीं चाहिए इसको वोट देना। महंगाई हर चीज़ ही बहुत महंगी है, जिस चीज़ को भी हाथ लगाएं खरीद ही नहीं जाती। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर वोट तो सोचना पड़ेगा किसी और पार्टी को लाने के लिए। सुबह से आते हैं शाम तक ना कुछ भी नहीं लेके जाते, जितने महंगाई है ना इसमें तो हम अपने बच्चे भी फरोख्त करने पे मजबूर हो गए हैं। नून लीग के दौर में काम वगैरह हो रहा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह महंगाई भी कंट्रोल में थी। जब से इमरान खान साहब आए हैं, वज़ीर आज़म साहब, इन्होंने माशाल्लाह आवाम को जीना हराम कर दिया, रोने वाले हो गए हैं सारे। महंगाई इस कदर है कि इतने परेशान है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही है। इनको एक्सपीरियंस नहीं है हुकूमत चलाने का। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इस तरह नहीं था, कोई भी आवाम परेशान नहीं थी। हर किसी को मालूम था कि कारोबार भी है, सस्ताई है, सब कुछ है, कोई महंगाई नहीं हो रही है। गरीब आवाम और पिसता है, गरीब आवाम और परेशान थे। अभी रमजान उल मुबारक आ रहे हैं, रमजान उल मुबारक में महंगाई ज्यादा हो जाती है, लिहाजा इमरान खान को सोचना चाहिए गरीबों के लिए। नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, उसमें ये था कि कंट्रोल था। महंगाई तो गलत पॉलिसी की वजह से हो रही है। जहाँ तक महंगाई की बात है, वो तो हुकूमत की अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से ही महंगाई आई है। जब आपका पेट्रोल ही बढ़ेगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे इतना महंगाई है, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है आम बंदे के लिए। एक सैलरी आप देख सकते तो 20-25 से आप क्या ले सकते हो। दिन ब दिन गुजारा मुश्किल हो रहा है, गरीब आदमी का तो मुश्किल है गुजारा, अमीर का तो चल रहा है चूल्हा। 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक वो तब्दीली नज़र नहीं आ रही और दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और आम आवाम जो है वो परेशान हाल है। पहले भी महंगाइयाँ होती थी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, लेकिन जो जुल्म इस मौजूदा दौरे हुकूमत में हो रहा है आवाम पर, वो पहले कभी भी नहीं हुआ। ना यूटिलिटी स्टोर में आपको चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है। ये जिसका रिलीफ वो कह रहे हैं हमने इतने अरब रुपए का दिया है। बड़ी मेहरबानी इमरान खान, और आपका भला हुआ बेचारा, रोजे आ रहे हैं, गरीब रोटी खावें या तेरे वास्ते दुआवां करें, अल्लाह थोड़ा भला करे। महंगाई है ये अभी हमें कोरोना से भी बढ़ गया है और हुकूमत का इसके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। मैं तो कहूँगा कि इमरान खान चली जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नवाज शरीफ फिर भी हमारा साथ किया, उसने गरीब का साथ करता था नवाज शरीफ। महंगाई जो चल रही है, जो हालात चल रहे हैं ना, इससे बेहतर है कि नवाज शरीफ को आना चाहिए। कोई हाल नहीं है, कोई मजदूर का भाई बहुत परेशानी है और महंगाई इतने बढ़ गया कि भाई हद क्रॉस। महंगाई का दी जी हमने 72 सालों से खराब पाकिस्तान है, 5 साल में नहीं सही हो जाएगा। ऐसे हम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे बात ये ना इतना महंगाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इमरान खान के साथ। ये हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां हैं, जिसकी वजह से ये महंगाई का मसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महंगाई की वजह ये हुकूमत ही है। पिछली हुकूमत थी तो हमारे हर अखराजात, हर हमारे कारोबार बिल्कुल अच्छे चल रहे थे। ये मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से रैंडम लोगों के आज के रिकॉर्ड किए गए व्यूज हैं। फरूख हबीब साहब, योर कमेंट्स। देखिए, बात यह है कि यकीनन आवाम के लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन उसके पीछे भी कोई हक़ाइक़ हैं, कोई मुहर्रकात हैं जो मैं समझता हूँ कि लोगों को बताने भी ज़रूरी है। और हम आवाम की राय का भी एहतराम करते हैं और आवाम अपनी राय हमेशा देती है और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जो है वो आरा हो सकती है और लाजमी नहीं है कि सब लोगों की यही आरा हो। लेकिन ठीक है, आपके रिपोर्टर ने जहाँ जहाँ से भी कम्युनिकेट किया वो आपने राय सामने रखी है। मामला ये है कि आपके इल्म में है कि जब मुल्क हमें जिस हालत के अंदर मिला, उस वक्त तो मुल्क की हालत ये थी कि 9 अरब डॉलर के रिजर्व्स हमारे पास पड़े हुए थे और मुल्क बैंक डिफॉल्ट पर था। और जिस फिक्टिशियस अंदाज से डॉलर को 7 अरब डॉलर इस मुल्क के झोंके डॉलर को रोका हुआ था, जैसे ही मुल्क के अंदर रुपया डिवैल्यू हुआ, हमारी चाहे वो खुर्दनी तेल हो, 70% इस मुल्क के अंदर खाने की दालें हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में मुतय्यन होती हैं, जब वो ऊपर जाती हैं उससे एक फ़र्क आवाम के ऊपर ज़रूर महंगाई की शक्ल के अंदर पड़ता है। लेकिन देखना ये है कि हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है। हुकूमत ये इकदाम कर रही है कि आपके इल्म में होना चाहिए कि 30 साल के अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर 1% पैसा जो है वो खर्च नहीं किया गया, जो सच है। हम आज उसके ऊपर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, सीड के ऊपर काम कर रहे हैं, माहौलियाती तब्दीली जो हो रही है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारी यहाँ पर लोकल अजनास हैं, चाहे वो गंदम है, चावल है, उसकी फसल यहाँ पर ज़्यादा हो, वो हमें इम्पोर्ट ना करनी पड़े। आज हम 30 मन पैदावार ले रहे हैं, कहाँ दुनिया जो है वो 150-200 मन की पैदावार के ऊपर, गंदम के ऊपर पहुँच चुकी है, क्योंकि हमने सीड के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमने खाद के ऊपर, हमने पेस्टिसाइड के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। इसी तरीके से रिकॉर्ड कर्जों का बोझ हमारे ऊपर डाल के गया गया। हम आवाम को रिलीफ देना चाहिए, आपको कर्जों की किस्तें अदा करना पड़ती हैं,
अब हम मुल्क के अंदर जो है वो वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं। हम मुल्क के अंदर आप देखें कि कंस्ट्रक्शन का सेक्टर चल पड़ा, रिकॉर्ड सीमेंट की प्रोडक्शन हुई, रिकॉर्ड जो है वो सनती एक्सपेंशन हो रही है जिससे नौकरियां क्रिएट होंगी। फैसलाबाद की आप बात कर रहे थे, तो फैसलाबाद में तो हमने नून लीग के दौर में ताले पड़े हुए थे पावर लूम सेक्टर को, वो बंद फैक्ट्रियां खुली हैं, आज उन्होंने मुनाफे में आए, उन्होंने अपनी लेबर की तनख्वाह 15 से 20% खुद बढ़ाई, चलना शुरू हो गई, आमदन में इजाफा हुआ, अच्छी बात है। इसी तरीके से मैंने जिस तरह महंगाई की शरह आपने खुद भी माना, अच्छी बात है, आपने खुद भी माना कि उसमें इजाफा हुआ है, दायरा शुमारियात की रिपोर्ट एक और पहलू है, मैं इसीलिए पूछना चाह रही हूँ कि आप कहते हैं डॉलर भी देखे हमारी कामयाब पॉलिसी से नीचे आया, सिर्फ आखिरी पहलू ले ले, मेरा आखिरी बात ले, बताते हैं बढ़ रही है। असद उमर कहते हैं कि जी आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए महंगाई का इजाफा हमारे यहाँ हो रहा है। तो ये चीजें अवाम को कब निकालेंगे? क्योंकि वजीर आजम साहब का बयान मुझे अच्छी तरीके से याद है, उन्होंने आप लोगों को कहा था कि अब हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है, हम नहीं कह सकते कि हम अभी आए हैं, नए आए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, 2-2.5 साल हो गए, हम अवाम को कोई बहाना नहीं अब दे सकते। देखें, इसमें मैं आपको एक और पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, वो है हमारा एनर्जी सेक्टर। किस तरीके से इस मुल्क के अंदर जो कौमी मुजरिम है, कोई आज लंदन में छुप के बैठा हुआ है, कोई आज किसी चीज की आड़ लेता है कि इस मुल्क के अंदर 50 साल से डैम्स नहीं बनाए गए। आज इमरान खान ने तख्ती नहीं लगाई, काम शुरू करवाया, 800 मेगावाट आपका मोमन डैम पे काम शुरू हुआ, 4500 मेगावाट का दिया मीर भाषा डैम के ऊपर काम शुरू हो चुका है। मोमन डैम 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। इसी तरीके से उसमें पन बिजली सिस्टम में आएगी, बिजली की कीमतें नीचे आएंगी। ये महंगे बिजली घर लगा के गए हैं, महंगे मायदे करके गए हैं, कतर से महंगी LNG ली है और 1200 अरब का ये सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बुरे हाल थे, ट्रांसमिशन नहीं थी, हमने ट्रांसमिशन ठीक की है, हम दोबारा रीनिगोशिएट कर रहे हैं। मैं राना साहब से पूछ लेती हूं कि आप बिजली के बिलों में, मैं अब वापस फारूक हबीब साहब आपकी तरफ आऊंगी एक स्पेसिफिक सवाल के साथ। मैं बाकी मेहमानों से बात कर लूं, फिर आपके पास वापस एक स्पेसिफिक सवाल के साथ आऊंगी, और वो ये कि आप लोगों को जो टेन्योर मिला 5 साल का, उससे पहले आप लोग ये महंगाई से अवाम की जान छुड़ा पाएंगे या नहीं। लेकिन राना साहब अगेन आपने सुन लिया है, वो कह रहे हैं आप लोगों की वजह से हुआ है, कर्जे आप लोग लेते रहे, वो कह रहे हैं कि जी एनर्जी सेक्टर में आप लोगों ने काम नहीं किया, महंगे मंसूबे आप लोगों ने लगाया, अब इस हुकूमत के लिए मुश्किलात आप इतनी खड़ी करके चले गए हैं। वो कह रहे हैं हम क्या करें, वेल्थ क्रिएशन हम जा रहे हैं। मैं अब ये जो मंतक पेश कर रहे हैं फरक हबीब साहब, मुझे तो हम क्या करें, 2.5 साल बाद भी यही रोना पीटना, हम जवाब दे दे थक गए कि क्या एक्सपोर्ट आपकी बढ़ी, क्या आपकी करंट जो अकाउंट है वो बेहतर हुआ। आपने वो काम किया जैसे पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है। आपने करंट अकाउंट को इम्पोर्ट्स करके किया जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई, और आपका जो उस पर रिजर्व्स थे वो खर्च नहीं हुए डॉलर के। लंबी कहानी, आपके पास टाइम नहीं होता। बाकी जो कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट, देखें अगर तो एक हेल्दी इकोनॉमी हो तो वो रेमिटेंसेस पे या किसी और वजह से वो नहीं चलती। वो हेल्दी ये होता है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट ये कभी कहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं कि जी 5 साल में ये हो गया, फलां हो गया। आपके सामने हमने इनको रिजर्व अच्छे दिए, हमने इनको स्टॉक एक्सचेंज अच्छा दिया, हमने प्राइसेस देखे, हमने कर्जे लिए, हमने कुछ किया, लेकिन उससे डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, लोगों को रिलीफ आपके सामने है। 4% इन्फ्लेशन था जब हमने इनको पास ऑन किया, ये 4% रिकॉर्ड की बात। अच्छा, वैसे राना साहब एक ज़िमनी सवाल की इजाजत दीजिएगा, यही जो आप बात कर रहे हैं यही हम एक तो PTI से भी सुनते हैं, और आपने अगर अवाम की जो अभी राय चलाई हमने वो सुनी हो, उसमें एक साहब ने कहा कि जी नून लीग चलें कर्जे लेती थी, जो मर्जी करती थी, हमें रिलीफ देती थी। यही हुकूमत कहती है हम इसी चीज से तो निकलना चाहते हैं, यही नजरिया तब्दील करना चाहते हैं अवाम का। अब उस वक्त इसहाक डार साहब ने आर्टिफिशियल तौर पे पैसे को रोके रखा, रुपए की कदर उन्होंने कम रखी, ये एक इल्जाम है जो खुद आके ऑब्वियसली मिफ्ता इस्माइल ने, शाहिद खाकान अब्बासी ने तब्दील किया। एनर्जी के महंगे मंसूबों का इल्जाम PTI आप पर लगाती है। जी आप अगर सवाल मैं समझ गया हूँ, आप इतना लंबा टाइम ले लेती हैं, फिर आपकी जल्दी आपको पड़ जाती है। आज मैं क्या किस का जवाब दूँ? मैं तो बिल्कुल उसमें फंस जाता हूँ कि इसके लिए तो हमें चाहिए एक पूरी एक तारीख आपको बताएं कि ये कर क्या रहे हैं। अभी आज असद उमर ने कहा है कि ये जो मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार साहब ने डॉलर को रखा हुआ था स्टेबल, और मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान ने इसको किया था। ये एक बात है ना, ये 120 पे या 123 पे गया।
तो ये दोनों ने किया था, हमने तो नहीं किया। अगर ये ना करते उनका ये था मंतक, अगर ये ना करते इनके प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान या मिफ्ता जो फाइनेंस मिनिस्टर था, तो हम 20 टेबल रखते। इन्होंने खोला है तो वो चला गया 160 पे और आप पीछे आ गए 16 रुपया काम हुआ, ये वो मंतक दे रहे थे। अब फर्क अजीब साहब का मंतक और है, लूमें चल पड़ी फला। मुझे ये बताएं, ये बिजली 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 रोना रोते हैं। हमने इन्होंने खुद कहा कि 1200 अरब जो था रुपया वो सर्कुलर डेट इन्होंने हमें पास किया, वो 900 था, लेकिन चलें ये 1200 मान लेते हैं। ये 5 साल में जो बिजली हम बड़ी महंगी हमने पैदा की, जो बिजली हमें सस्ती दे रहे थे, उस पर सर्कुलर डेट कितना सादिया हुआ ये तो अकल के अंदर कोई पता है कि 1200 अरब हुआ 5 साल में। उसमें भी 500 हमें पास ऑन किया था पीपल्स पार्टी ने, 540 अरब। हमने 1200 उसमें ऐड कितना हुआ ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, चले 700 कर ले, 750 कर ले। अब इन्होंने 24 से पहुंचाया 2.5 साल में, बिजली 6 दफा महंगी की है। वही बात, सर्कुलर डेट तो कम होना चाहिए था ना। अगर आप लेट से 100 रुपए की चीज है, हम उसको दे रहे हैं 80 रुपए में, ओके, तो ये उसको ले जाते हैं 96 रुपए में। ओके, आप शुरू हो जाते हैं, अब मैं क्या करूं। अब ये मुझे बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं इसकी कोई तो क्या, ये बादशाह डैम मामन डैम की बात करते हैं, इनको बताएं फरक हबीब साहब को कि ये टेंडर हमने फ्लोट किया था जिसमें आपका अब्दुल रज़ाक दाऊद वो भी पार्टिसिपेट कर रहा था। उसकी शॉर्ट लिस्ट हुई थी कंपनी 3 में। ये रज़ाक दाऊद साहब के हमारे टाइम पे हम उसको लास्ट स्टेज पे उसको अवार्ड करना था कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी गवर्नमेंट आई, ठीक है। ये वजीर आजम साहब को भी अपने देखना पड़ेगा अपने रैंक्स में कैसे कौन से लोग मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद का आपने नाम लिया है, ये वो लोग हैं जो हर दौर में फायदे में रहते हैं। अगर फायदा नहीं होता तो आवाम को नहीं होता। नहीं, फायदा आवाम को देखे, इनको आवाम, ये जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं ना, वो हमेशा आवाम के जरिए होती है, आवाम के लिए होती हैं। ये आवाम को अगर रिलीफ नहीं देना तो उन्होंने चाटना है इनका जो एक्सपोर्ट है, उन्होंने क्या इसको मत्थे मारना है इनकी गवर्नमेंट को। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे एक फॉल्स मेरी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप जितनी मर्जी अच्छे करके बता दें। मैं समझ गई राणा साहब आपकी बात, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिएगा। एक एनर्जी सेक्टर का बता दे जिसमें इन्होंने बिजली घर लगाना शुरू किया है। कोई एक डैम बता दे। ये बादशाह डैम की तो 250 अरब की जमीन हमने खरीद के इनको दी है। हमने पीएसडीपी में उसके लिए 50 अरब रखा था, अब उसको स्टार्ट करना था। अच्छा, तो ये आके तो तख्ती लगा लेते हैं। ये क्या बात करते हैं, मुझे खुदा की कसम कोई समझ नहीं। कोई यूनिवर्सिटी हमने अगर उसकी कोई छत तक आ गई, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं यही बात कर रही हूँ कि जब भी हम आवाम की बात करते हैं, अच्छा मैं ऑब्वियसली मैं सीक्वेंस में आप लोग जिस तरह स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ना, फारूक हबीब साहब से मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली आपके पिछले दौर की वजह से है। आपके साथ बैठी हुई शर्मिला नून लीग जब आई थी तो वो कहती थी ये पीपल्स पार्टी के का किया धरा है। तो ये हर आने वाली हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत पर मलबा हमेशा डालती है इन इश्यूज का, मईशत का, इकोनॉमी के बिगड़ने का। मैं शर्मिला फारूकी साहब आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त भी एक तो बिलावल साहब ने कहा कि हमारी वाहिद जमात है जो अपोजिशन कर रही है, हमारा इल्जाम ना लगाए पीपल्स पार्टी पे। हमने स्वाय, मेरी बात सुन, मैं क्लियर कर दूं ये ताकि ऐसी बात ना हो। सर आप आए थे, हमने स्वाय क्या हो गया राणा साहब सेक्टर में 2013 में कौन पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी लोड शेडिंग की वजह से, एनर्जी सेक्टर की वजह से बात करने लगे ना। स्वाय एनर्जी सेक्टर में कोई चीज हमने नहीं इन पे की डाली। हमने इनको, मैंने कहा था हमें पास ऑन हुआ था सर्कुलर 500, लेकिन एनर्जी सेक्टर में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। एनर्जी सेक्टर के अलावा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आज आप ये कह रहे हैं सरप्लस की सादिया वो करेक्ट कर लें। 450 का शर्मिला फारूकी साहिबा का मौक़िफ़ लेने दें, फिर मैं आ जाती हूं, इस पे भी अदा कर दिया था, फिर उसके बाद 1200 पे ये लेके गए। ये करेक्ट कर लें फिगर। ओके, चले यही सही, ऐसे 5 साल में 450 शर्मिला फारूकी साहिबा आपको क्या लग रहा है? बिलावल साहब ने आज भी कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस हुकूमत की अकेली ऑपोजिशन पार्टी है इस वक्त जो ऑपोजिशन कर रही है, और मईशत के हवाले से वो तमाम चीजें जो नहीं चाहती थी ये हुकूमत के वो करे वो की, चाहे वो कर्जे लेने की बात है, IMF के पास जाने की बात है। ये आपको लग रहा है कि अब जिस तरह फारूक हबीब साहब बता रहे हैं आने वाले दिनों में तब्दीली आपको वाकई नजर आएगी? अब तो PM साहब खुद मानते हैं कि एक्सक्यूज नहीं रह गया हमारे पास। जी बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, मुझे लग रहा था आप सिर्फ इन दोनों के साथ शो कर रही हैं, मुझे नींद आ गई शो में बैठे बैठे।
अच्छा, एक चीज बड़ी मजेदार है कि वो आज आपकी पीपल्स पार्टी की भी तारीफ हो रही थी इकोनॉमी की, एनर्जी सेक्टर के अलावा, तो मैंने कहा चलें और सुन लें थोड़ी। देखिए, मुझे खुशी होती है। तारीफ तो मैंने नहीं की, ये ना ऐसे एक्टिविस्ट ना चीजों को करें। मैंने कहा कि एक एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस था। बाकी 500 आपने सर्कुलर डेट नहीं दिया, ठीक है, आपने दिया 500 सर्कुलर डेट। ऐसे ना करें, पीपल्स पार्टी कोई दूध में नहाई हुई नहीं है, ऐसे ना करें आप। फिर बात सुनेंगे आप क्या क्या किया आपने। ठीक है जी शर्मिला साहिबा, अब मैं बात कर लूं, आपके दोनों मेहमानों की इजाजत है? करें आप सो गए, आप तो सोए हुए थे, आपने सुनी नहीं है बात। बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली बात ये होती है सलाहियत की, कि आप में सलाहियत क्या है। मुझे याद है इमरान खान साहब फरमाते थे कि जी इस मुल्क में 200 बासलाहियत लोगों की जरूरत है और मुल्क की तकदीर हम बदल सकते हैं। आज 3 साल बाद उनको 200 बासलाहियत अशखास तो क्या, उनको 2 बासलाहियत अशखास भी नहीं मिल पा रहे हैं। 3 साल में तीसरा वजीर खजाना है और अब भी ये भी सुना है कि ये भी कोई टेम्पररी तौर पर लाए गए हैं। पंजाब का अगर हाल देखें तो हर महकमे का वजीर, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, वो 5-5, 6-6 बार तब्दील किए गए हैं। मुझे नहीं समझ आता कि इनके पास का एक भी अहम शख्स नहीं था जो इस मुल्क की इकॉनमी को लेके आगे चलता या इस मुल्क की कॉमर्स को आगे लेके चलता। कोई भी शोबा आप उठा के देख लें, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, हर सेक्टर जो है वो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार जीडीपी जो है वो मनफी में गया है। एफबीआर मुसलसल 3 साल से अपने टैक्स टारगेट जो है वो मिस कर रहा है। जो आपके कर्जे हैं, पब्लिक डेट सर्विसिंग, वो जो इन 3 सालों में क्यूमुलेट हुई है, आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी इतने ज़्यादा कर्जे कभी एक्यूमुलेट नहीं हुए। अच्छा, अब जो ये स्टेट बैंक के साथ जो ये करने जा रहे हैं, जो उसको कम्पल ऑटोनॉमी देने जा रहे हैं, उसमें तो ये कि आप तो मुल्क का दिवालिया निकाल देंगे, आप तो मुल्क IMF को गिरवी रख देंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि कंटेनर पे जब इमरान खान साहब बैठे होते तो कहते थे हमारे पास हर शोबे के लिए एक अहल शख्स मौजूद है और हम आते ही मुल्क की किस्मत 90 दिनों में बदल देंगे, ये खात्मा हो जाएगा, वो ठीक है, मिल जाएंगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आज अगर आप देखें तो कहीं एक शोबा आप मुझे बता दें, कोई एक वादा आप मुझे बता दें जो पूरा हुआ, बल्कि यू टर्न के अलावा हर चीज में मनफी असरात आए हैं। हर इंडस्ट्री बैठ गई है, लोग बेरोजगार हो गए। मैं कल ही देख रही थी इनकी आदाद शुमार पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की, ये 15 एसेंशियल खाने पीने की आइटम्स के अंदर जो है वो मुसलसल उनमें इजाफा हुआ है, इसमें बेसिक आइटम्स हैं और ओवरऑल भी 17.21% ले लें, आप आटा ले लें, अद्वियात में 500% इजाफा हुआ है। अब आप हाल ही में देख लेना कि दुनिया भर के अंदर ग्लोबली अगर आप देखें तो तमाम जो ममालिक हैं वो अपने सिटीजन्स को ऑलमोस्ट फ्री कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारे यहाँ तो अब तक जो दान में साइनोफार्म आई है वो हम लगा रहे हैं, और वो भी आप देखें पंजाब का ये हाल है कि जो दूसरी डोज के लिए जा रहे हैं कह रहे जी वैक्सीन खत्म हो गई, क्योंकि बासर अशखास जो है वो बैठ के अपने घरों में, गरीब आवाम के लिए तो है। और अब जो है आपने खुली छूट दे दी प्राइवेट सेक्टर को कि आप 12-12 हज़ार रुपए आप लें वैक्सीन के लिए और वो लगाएं। मुझे बताइए कि इस मुल्क में जहाँ पर आपकी जो आबादी है, अच्छा ठीक है, मेन चीज जो है वो जो टीम की आपने बात, जिस तरह फरूख हबीब साहब भी हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने हल्के से अवाम के वोट लेकर आए हैं। इलेक्टेड लोगों का अवाम के मसाइल पे उनकी नज़र होती है, नब्ज पे उनका हाथ होता है, उनको पता होता है। लेकिन अगर टीम में वो ही लोग मौजूद रहेंगे जो हर दौर में फ़ायदा उठाते रहे, अब्दुल रज़ाक दाऊद जैसे, खुसरो बख्तियार जैसे, उमर अयूब जैसे, नदीम बाबर जैसे, आखिर PTI के अपने लोग कहाँ गायब हैं? उनकी टीम कब तश्कील पाएगी? वो कब काम कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे? एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जिन इश्यूज़ पर हम बात कर रहे हैं महंगाई के और मईशत के हवाले से, ये वो इश्यूज़ हैं जिस पर आज बिलावल साहब ने भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जमात है जो हुकूमत की अपोजिशन कर रही है, बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो तो आपस में एक दूसरे की अपोजिशन कर रही हैं। क्या कहा, ज़रा सुनाइएगा। अफसोस के साथ कि अब सेनेट इलेक्शन से लेके आज तक पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI कठपुतली सरकार का मुखालफत कर रही है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो वफाक में हो। बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं। बाकी जो अपोजिशन के दोस्त हैं वो तो अपोजिशन से अपोजिशन कर रहे हैं। फरूख हबीब साहब, आपकी मुखालफत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन एक और मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI की कुर्बतें जो हैं वो बढ़ी हैं, जो कि कानून साजी के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से, चाहे वो इलेक्शन को लेकर हो, नैब को लेकर हो। अच्छी बात भी है, यूसुफ रजा गिलानी साहब अपोजिशन लीडर सेनेट में, उन्होंने राब्ता किया कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब से, उस पर क्या पेशरफ्त है? देखिए, बात यह है कि कानून साजी के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि तमाम जमातों ने मिलकर काम करना है पार्लियामान के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर ही अवाम की बात होगी, कानून साजी की बात होगी, आइन की बालादस्ती की बात होगी, जमहूरियत की मजबूती के लिए काम होगा, वो तो पार्लियामेंट के अंदर होगा। उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेजरी बेंचेस की भी, अपोजिशन बेंचेस की, सबकी बराबर की जिम्मेदारी है। और आप ये देखें कि अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना है तो वो भी पार्लियामेंट में होना है, और हमारे पास तो सादा अक्सरियत मौजूद है, अपर हाउस में मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है। हम कानून साजी तो कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इंक्लूसिव अप्रोच लेके चलें, सबको साथ लेके चलें, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि हमें कानून साजी के अमल से जो है वो बाहर रखा गया। अब उस पर देखना ये है कि अपोजिशन जो है, जो खुद इस वक्त एक दूसरे के लिए अपोजिशन बनी हुई है, जो एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं, जो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ दस्तोगिरेबा हुए हैं, उन्होंने क्या रवैया अख्तियार करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी एक मुस्बत अप्रोच के साथ सामने आए। ये सिर्फ बाइकआउट प्रोडक्शन ऑर्डर्स लेने के लिए ना करें, ये बाइकआउट सिर्फ जो है वो जाती मुफादात के लिए ना करें, बल्कि कौमी मुफाद में आ गया। अच्छी बात है, पहल हुई, लेकिन बाकी ऑपोजिशन की जमातों से आपका भी राब्ता नहीं है इन चीजों पर। देखें जो स्पीकर हैं वो तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर उनके साथ रब्ता होता है, हमने तो पहले सीनियर पार्लियामेंटेरियन पर मुश्तमिल कमेटी कायम की है, फ़खर इमाम साहब जो है वो उसे हेड कर रहे हैं, वो उस पर आगे पेशरफ्त करना चाहते हैं हम कानून साजी के मामलात के हवाले से। उसके ऊपर जो है वो अपोजिशन को चाहिए कि उसमें आके उसका हिस्सा बने, और जो इनकी तजावीज़ हैं वहाँ पर आकर पेश करें। ये खुद तो सबक पढ़ाते होते थे इस बात का कि जी फैसले सड़कों पे नहीं होते, फैसले कंटेनरों पे नहीं होते, फैसले एहतजाजों में नहीं होते। आज ये खुद जो है वो फजल रहमान साहब की इमामत के पीछे PMLN लगी हुई है और मामला चला रहे हैं। अच्छी बात है, अगर पीपल्स पार्टी को ये बात समझ आ गई है तो ये अच्छी बात है। मामला तो ये है ना, वही यूसुफ रजा गिलानी है जिनको सेनेटर बनाने के लिए कहते हैं हमने टिकटों का भी लालच दे दिया, हमने पैसों का भी लालच दे दिया, और उन्हीं को चेयरमैन सेनेट भी बनवा रहे थे। अब अगर वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं तो मैं पहले इसका जवाब ले लूं राना साहब से, क्योंकि बिलावल साहब ने जो आज बात की है कि अपोजिशन तो सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है इस हुकूमत की, राना साहब, और दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का भी जो राब्ता हुआ, उनकी भी आपस में जो बात हुई, उन्होंने कहा कि गिलानी साहब को हम सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब ये आया कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम कौमी असम्बली में फिर शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर ना माने? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो बात आजकल चल रही है वो किसी तरह भी, जो हमने एक स्ट्रगल शुरू की है, एक मूवमेंट बनाई है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो मजबूत होना चाहिए, इदारे मजबूत हो, इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, और ये कठपुतली हुकूमत या धांधली ज़दा हुकूमत जो एक मुल्क पे और कौम पे अजाब की तरह एक नाज़िल हुई है, उससे किसी तरह छुटकारा हासिल किया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए। जिस तरह लोगों की चीखें निकल रही हैं महंगाई से, बैड गवर्नेंस से, वो आपके सामने है। तो उस काज को मैं समझता हूँ इन मामलात में जिस तरह बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए, और हमें मिल के आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक जो पास्ट है वो बड़ा एक डेमोक्रेटिक जो इनका स्ट्रगल रही है, वो उसके लिए इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं समझता हूँ जिस तरह चल रहे थे, जो भी एक लॉजिकली बात बेहतर होती थी, जिस तरह इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत सकते हैं, तो हमने आमीन कहा और उनके लिए रात दिन मेहनत की। फिर इन्होंने जब कौमी असम्बली में जब एक दो दफ़ा जो हुआ उसको भी हमने ऑब्जर्व किया, डाइजेस्ट किया,
जिस तरह प्रेसिडेंट के इलेक्शन में थोड़ा सा डेविएट किया गया और उस काज को नुकसान पहुँचाया गया, वरना प्रेसिडेंट हमारा इलेक्ट हो सकता था। और प्राइम मिनिस्टर का खुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को प्रपोज़ किया और बाद में जिस तरह उससे पीछे हटे वो भी आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट करने के बावजूद हम आगे बढ़े। अब जो सेनेट में हुआ है वो किसी तरीके से भी आप बता दें कि ये किसी तरीके से मुनासिब है, और इतना ज़रूरी था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उधर, अभी तो हमारा ख्याल था ये पिटीशन बड़ी है इनकी मेरिट पे है कि वहाँ पे जो वोट रिजेक्ट हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे, और वो पिटीशन जो इस्लामाबाद, अगर आप नहीं मानेंगे अब गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर, तो फिर मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे पीपल्स पार्टी के साथ? बिलावल साहब तो आज भी कह रहे हैं कि आप लोगों से हजम नहीं हो रही गिलानी साहब की कामयाबी। नहीं, इस तरह तो नहीं। हमारे वोट जो थे वो हर तरीके से मिल के सारे आपको पता है बनते थे। अभी 27 जो जेन्युइन अपोजिशन है उसके हैं, तो अगर 25-24 इनके पास थे तो बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात की जाती उस प्लेटफार्म से, या मियां नवाज शरीफ से बात की जाती, तो जिस तरह वो एक वज़ादार आदमी है, जल्दी मानने वाला है, लेकिन जो आपने बात की नेशनल असम्बली में ना मानने वाली, वो मुझे बताएं 84 हमारे मेंबर्स हैं और 52 इनके। आप कहते हैं गिलानी साहब को नहीं मानेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम वहाँ पे शहबाज शरीफ को नहीं माने? एक ब्रेक के लिए जाना है राना साहब, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आके शर्मिला फारूकी साहिबा से भी इस बात का जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शर्मिला फारूकी साहिबा, गिलानी साहब को नून लीग कहती है कि जी बाकी जमातें भी ऑब्वियसली जो पीडीएम में शामिल हैं, एनपी और पीपल्स पार्टी को निकालने की बात करती हैं। वो कहती हैं उनसे जवाब लिया जाए, शो कॉज नोटिस भिजवाते हैं। गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर वो मानने को तैयार नहीं है। सेनेट में अपने सेनेटर्स का एक अलग से अपोजिशन ब्लॉक बना दिया जाता है। पीपल्स पार्टी चाहती है पंजाब में कायदे बिख्तलाफ हमजा साहब को जो है वो वज़ीर आला पंजाब लाया जाए। उस मूव में अगर पीएमएलएन आपका साथ नहीं देती फिलहाल, तो फिर किस तरीके से ये मामलात आगे चलेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, गिलानी साहब के अपोजिशन लीडर बनने के बाद से जो पीएमएलएन का रवैया रहा है, मैं तो इस तरीके से माइंडली पुट करूँगी कि बहुत ही, मैं समझती हूँ कि इमेच्योरिटी दिखाई है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से ये रवैया अख्तियार किया जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। गिलानी साहब को अब चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए तैयार थे। गिलानी साहब को हमने साथ मिलके पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट करवाया नेशनल असम्बली से, और अब अपोजिशन लीडर के हवाले से आप उनको मानने को तैयार नहीं है। तो अगर ये यहाँ पर नहीं मानेंगे तो हम इनके नेशनल असम्बली में इनके जो कायदे इख्तलाफ हैं उनको नहीं मानेंगे। बात ये है कि पीएमएलएन की तरफ से जिस कैंडिडेट को सामने किया जा रहा था उस पर पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। मेजॉरिटी का मुजाहरा करते पीएमएलएन को उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। मुझे नहीं पता कि उसमें ऐसी क्या ज़रूरी कोई ऐसे क्या हीरे जवाहरात उस शख्सियत में थे कि उनको अपोजिशन लीडर बनाना चाहते थे। और अब इतनी इमेच्योरिटी और इस किस्म की गुफ्तगू और इस किस्म की बातचीत वो कर रहे हैं, और आप देखिए मुख्तलिफ जो इनके पीएमएलएन के लोग हैं जो लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक है। जवाब हमें भी देना आता है, ज़बान हमारे पास भी है, लेकिन हम ये करते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि पीडीएम की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी है। पीपल्स पार्टी ने इन तमाम जमातों को इकट्ठा किया है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है। पीपल्स पार्टी ने इस सिस्टम के खिलाफ जो है वो अलम उठाया है। अब आप ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को आप निकालेंगे पीडीएम से, मतलब अगर कोई भी इख्तलाफात हैं वो आप पीडीएम में आप उसमें हल करें ना। एक समझदार में तो अलग ब्लॉक बना लिया इन्होंने, और सियासी जो जमात जिन कैंडिडेट को आपको जिनके नाम पर एतराज था उन्हीं को सरबराही दी है उन 27 सेनेटर्स की, तारड़ साहब को। मैं फ़ारूक हबीब साहब, पंजाब में जो तब्दीली की बात हो रही है पहले ज़रा उस पर बता दीजिए। पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि कायदे पे इख्तलाफ हमजा शहबाज साहब हैं तो उनको लाया जाए। पीएमएलएन फ़िलहाल तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, तो आपको नज़र आती है रमज़ान के बाद ऐसी कोई मूव? तहरीक अदम एतमाद बिलावल साहब कहते हैं पंजाब से शुरू करें।
जी जी शर्मिला मुकम्मल कर लीजिए प्लीज क्विकली, मैं फिर फारूक साहब का जवाब लूंगी। हमने इनको ये बिल्कुल राइट दिया था और हमने ये सजेस्ट भी किया था कि आप हमारे साथ वहां मिलके नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पंजाब, जहां पर नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप लोगों ने कहा कि हक नून का ही है, नून लीग का ही है, लेकिन वहां लेकर आए कायदे पे इख्तलाफ नून लीग के हैं, लेकिन नहीं तैयार नून लीग इस चीज पर। जी फारूक हबीब साहब, तो देखिए ना, हम इस पे इख्तलाफ करके बात ये है कि अभी अपने ही भांजे भतीजे को आप बात ये है कि नहीं देना चाहते, इसके पीछे क्या? ठीक है, गॉट योर पॉइंट। जी जी फरमाइए फारूक साहब, फरमाइए। देखें बात यह है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। अभी जो अदम एतमाद इनको लानी है वो इनको पीडीएम की अपनी क़यादत के ऊपर अदम एतमाद लानी है। अभी तो अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही है, जिस किस्म के इनके बयान सामने आ रहे हैं। पंजाब में तो जो है वो पीपल्स पार्टी के तो अपने पास टांगे की सवारियां इनके पास पूरी नहीं है। इनके अपने एमपीएस हजरात जो 6-7 हैं वो जाकर कभी इधर मुलाकातें कर रहे होते हैं, कभी उधर मुलाकातें कर रहे होते हैं। तो इस किस्म का तो ख्वाब जो है वो इनकी ख्वाहिश हो सकती है, वो तो कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि एक वक्त होता था कि पीपल्स पार्टी की पूरे पंजाब में हुकूमत होती थी। लेकिन अगर नून लीग चाहती, नून लीग के नंबर्स अगर वो आराम से कर सकते थे, आपको क्या लगता है नून लीग क्यों नहीं कर रही? तो रहते खोते जो जियाले रह गए हैं, नहीं जो रहते खोते जियाले रह गए हैं, उनको क्या आज ये सबक दे रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है इनकी, जो कह रहे हैं जी आप अब ऐसा करें अपना वजीर आला बना लें पकड़ के। मेरी तो समझ से बालतर है किस किस्म की ये बात कर रहे हैं और ये कैसे इसको पूरा कर लेंगे। वो तो कहते हैं ऑपोजिशन लीडर उनका है ना, तो राइट उनका बनता है, इसलिए नून लीग को ऑफर कर रहे थे। चलें बात ये है फिलहाल तो इनकी आपस में अदम एतमाद चल रहा है ना, पहले उसका तो फैसला कर लें, उसका फैसला होगा तो ये पंजाब में आएंगे ना, वो तो अभी बहुत दूर की बातें हैं। और बात यह है कि इसके अंदर तो आपस में अदम एतमाद जो चल रहा है उसका फैसला कर लें। राना साहब क्यों नहीं मानते आप लोग ऑपोजिशन लीडर के तौर पे हमजा शहबाज शरीफ को लाने के लिए तरीके अदम एतमाद आए, बुज़दार साहब जाएं? ये देखिए हमारे पार्टी के अंदर बड़ी इस पर डिस्कशन होती है, नॉट कि पीपल्स पार्टी में कह रही है या हम अकेले ही काफ़ी हैं पंजाब में। फ़रक हबीब साहब को बड़ी गलतफहमी है कि अभी ये हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे 2018 के इलेक्शन में। सादिया आपको पता है हमने इनको वहाँ पे हुकूमत दी केपीके में 2013 में, इसलिए दी गई ये सिंगल लार्जेस्ट, मेजॉरिटी नहीं थी उसमें इनकी। हमने एक जमहूरी एक सियासी असूल को मद्देनजर रखते हुए इनको कहा आपका राइटर बनाएं। इधर हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए थी, फेडरल गवर्नमेंट में इनकी नहीं, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ़रक हबीब साहब नया MNA है, इस पहली दफा आए हैं, वहां पे भी इसलिए इनकी हुकूमत बनी कि इनको मौका दिया कि आप दूसरे लोगों के साथ पार्टी भी ये चाहती है कि बुज़दार साहब को भेजने के लिए ये ले आए तरीके अदम एतमाद। आप कहते हैं आपके पास नंबर्स भी पूरे हैं, आप कहते हैं लार्जेस्ट हम पार्टी हैं पंजाब के अंदर, तो फिर मसला क्या है, फिर क्यों नहीं मान रहे? देखिए इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, हम देखेंगे कि अगर ज़रूरत हुई तो बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन अभी हम ठीक है, जरूरत हुई फिलहाल आपको लगता है कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया, हैव टू वाइंड अप है। राना तनवीर हुसैन साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, फारूक हबीब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।